हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर पेपर एचपी एसएससी का डिस्कस करेंगे। हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें हम इंडिया जीके का जो सेक्शन है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं डेली एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको पोस्ट करता हूँ। आप वहाँ से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देखिएगा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली जो है शाम को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो जो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पुलकेशिन 2 डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। किस नदी के तट पर पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को जो हराया गया था, किसके द्वारा हराया गया था? पुलकेशिन 2 द्वारा। कौन सी नदी के तट पर? तो ये नर्मदा नदी के तट पर जो है इनका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से हमीरपुर बोर्ड जो है डाइवर्ट करता है, किस तरीके से पूछता है। पहले तो डायरेक्टली पूछ रहा था कि हर्षवर्धन को किसके द्वारा हराया गया था, तो पुलकेशिन 2 द्वारा हराया गया था, ठीक है। ऑप्शन में पुलकेशिन 2 भी था, तो इसने जो है इसको हराया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब पूछ लिया गया कि कहाँ पे हुआ, किस नदी के तट पे हुआ, तो नर्मदा में हुआ। कब हुआ ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 620 एडी कब हुआ? 620 एडी में जो है इनके बीच में युद्ध हुआ। जो हर्षवर्धन था ये वर्धन वंश का था, और जो पुलकेशिन 2 था इसका जो वंश था वो था चालुक्य वंश। कौन सा वंश था इसका? चालुक्य वंश। हर्षवर्धन इसके साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी था। इसकी कुछ एक रचनाएं हैं, जो नाटक है बहुत फेमस है। एक ही देखिए, एक है रत्नावली, दूसरी है नागानंद और तीसरी है प्रियदर्शिका, ठीक है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, इन तीनों में से हमीरपुर बोर्ड जरूर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये किसकी रचना है। और अगर हम बात करें इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री जिसका नाम था ह्वेनसांग, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किस तरीके से याद करोगे? दोनों का नाम ह से जो है स्टार्ट होता है। हर्षवर्धन ह से शुरू हुआ और ह्वेनसांग जो है ये भी ह से शुरू हुआ, ठीक है। एक चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था फाहियान। उसका नाम क्या था? फाहियान। तो वो भी ऑप्शन में मिलता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, इसका नाम ह से ही शुरू होता है। इस तरीके से आप इसको जो है रिमाइंड कर सकते हैं, अपने माइंड में जो है इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह तांबर सिक्के जारी किए थे? कौन सा दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने चांदी की जगह जो है तांबे के सिक्के शुरू किए थे? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चांदी की भारी कमी हो गई थी जब इसका कार्यकाल चला हुआ था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तब जो है चांदी की वहाँ पे कमी हो गई थी, तो इसके लिए इसने चांदी को जो है कन्वर्ट कर दिया इसमें तांबर में, ठीक है। चांदी के सिक्कों को जो है तांबर के सिक्कों से जो है बदल दिया गया। चांदी के सिक्के बंद कर दिए, तांबर के सिक्के शुरू किए और इनको नाम दिया अदली। इनका नाम क्या था? अदली। हो सकता है पूछा जाए अगले एग्जाम में कि इन सिक्कों का नाम क्या था, तो अदली जो है ये सिक्के थे। और जो तुगलक वंश था, इनकी सबसे लंबा कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत पर 94 ईयर। जो तुगलक वंश है इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। कितना? 94 साल का इनका कार्यकाल रहा है। दिल्ली से जो है देवगिरी कौन अपनी कैपिटल लेके गया था? तो ये लेके गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो हमारा डेली लेक्चर होता है उसमें मैं कवर करवा चुका हूँ वैसे 3-4 क्वेश्चन इसके। तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है एक ट्रीटी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं अमृतसर की ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1809। किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? अमृतसर की संधि। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहाँ की? अमृतसर की संधि, ठीक है। अमृतसर में ही क्या है? हमारा गोल्डन टेम्पल है। पूछा जाता है कि इसकी नींव किसने रखी थी, बनवाया किसने नहीं था। इसकी नींव के बारे में अक्सर एक एग्जाम पूछता है, ठीक है। नींव किसने रखी गोल्डन टेम्पल की? तो मियाँ मीर की जो नींव रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई? तो मियाँ मीर द्वारा इसकी जो नींव है वो रखी गई थी, ठीक है। और 1809 में किसका कार्यकाल था भारत में? तो लॉर्ड मिंटो। किसका कार्यकाल था भारत में? लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था वो था भारत में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप एज वी नो अशोक का, ठीक है। अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस वंश का है? डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, तो मौर्य वंश का है। कौन से वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। और अगर हम बात करें कि इसने कितने स्तूपों का निर्माण कराया, तो जो बौद्धिस्ट ग्रंथ है वो कहते हैं कि इसने लगभग ऑल ओवर इंडिया में 84,000 जो स्तूपास है
उनका निर्माण कराया, ठीक है, जो कि स्तूप जो है वो किसका साइन है, डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, उनके जो है देहांत का ये साइन है। और हम बात करें कि जो हमारा हिमाचल है वहाँ पे कहाँ पे, कांगड़ा में, जैसे मैंने आपको बताया था, कांगड़ा का जो चैत्रू जगह है, चैत्रू, ठीक है, वहाँ पे स्तूपों का निर्माण करवाया गया अशोका द्वारा। कलथ में, कलथ कहाँ लोकेटेड है, कुल्लू के अंदर। और इसके अलावा पोंटा घाटी में भी जो है अशोका द्वारा कुछ एक जो स्तूपास है उनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में विभाजन हो गया था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जो है कब दो भागों में बट गई थी, ठीक है, किस समय जो है उनके बीच में नरमपंथी और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये था सूरत का अधिवेशन, जिसको हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी अधिवेशन को जो है डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, सूरत फूट कब हुई थी? तो सूरत फूट आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस से रिलेटेड है, क्योंकि कांग्रेस के जो नरमपंथी और गर्मपंथी के जो नेता थे, ठीक है, उनके बीच में जो है ये हो गया था। तो कब हुई थी? 1907 में जो है कब क्या हुआ था? सूरत जो हमारा फूट है, सूरत जो अधिवेशन है वो हुआ था, जहाँ पे नरमपंथी और गर्मपंथी आपस में विभाजित हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अध्यक्षता थी वो की गई थी रास बिहारी द्वारा। इसकी अध्यक्षता जो थी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी द्वारा। जो ये अधिवेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है 1916 में एक और अधिवेशन हुआ, 1916। कब? 1916 में। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये हुआ लखनऊ में। यह अधिवेशन जो है लखनऊ के अंदर हुआ, जहाँ पे जो है इनका समझौता हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला तो पूछा जाता है कि फूट कब हुई, यानी विभाजन कब हो गया उनका आपस में। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है उनका विभाजन हो गया, लेकिन जो उनका समझौता हुआ वो हुआ लखनऊ समझौता, ठीक है, जो 1916 में हुआ, ठीक है। और इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की थी? तो एओ ह्यूम द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा दो और फेमस जो अधिवेशन है वो पूछे जाते हैं। देखिए 1924 का जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। कहाँ पे हुआ ये हुआ बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में हुआ 1924 में। इसके अलावा एक साल बाद 1925 का जो अधिवेशन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने, जो कि कहाँ पे हुआ? कानपुर के अंदर लोकेटेड हुआ। और सरोजिनी नायडू जो है उस समय पहली महिला भारतीय, ठीक है, पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। नेक्स्ट देखिए संसद की सीटों का बंटवारा किस जनगणना पर आधारित है? जो हमारी अभी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो सीटें हैं अभी, ठीक है, आपको पता है वो फिक्स है 2026 तक। कब तक फिक्स है वो? 2026 तक फिक्स है। तो इनका जो बंटवारा हुआ है वो कौन सी जनगणना से हुआ है? ये हुआ है 1971। कौन सी जनगणना से? 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है अभी। जो अभी हमारी सीटें बटी हुई है हमारे पार्लियामेंट की, वो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके बेस पे कटी हुई है। अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होती है? पार्लियामेंट बनी होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। इन तीनों से जो है हमारी जो संसद है वो बनती है। हमारी संसद किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है भारत की, और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन राष्ट्रपति है, ठीक है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उनकी ट्राइब आपसे पूछी जा सकती है कि किस ट्राइब से जो है वो संबंध रखते हैं? तो ये है संथाल, ठीक है, संथाल, जो कि मोस्टली जो है पाई जाती है झारखंड में। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी है ये, बिहार वगैरह में भी, लेकिन मोस्टली जो कंसिडर की जाती है वो है झारखंड में संथाल ट्राइब। अगर हम बात करें लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 साल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर हमारी संसद बनती है। पहले 25 साल चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा उसमें सीनियरिटी में जाना है, राज्यसभा में जाना है तो 35 साल, उससे भी ऊपर अगर आपको जाना है राष्ट्रपति के लिए तो 35 साल जो आपको एज यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है? जो हमारे जोनल काउंसिल्स होते हैं डिस्कस करते हैं किससे रिलेटेड? तो बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो ये सभी जो विषय है इसमें कंसिडर किए जाते हैं, ये सभी, ठीक है। इन सभी विषयों पर जो है जो हमारी जोनल काउंसिल है डिस्कस करती है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स इन इंडिया, ठीक है, भारत में कितने जो है क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? मैं ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ आपको, 6, 8, 7,
10, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन है आपके, आपको बताना है कि भारत में कितने जो है जोनल काउंसिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करें, जल्दी जल्दी से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट्स ऑन द फैक्ट दैट, ठीक है, भारत में लोकतंत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि जो भारत का लोकतंत्र है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र देश है, ठीक है। संविधान लिखित है, तो संविधान तो और देशों का भी, कुछ एक देशों का भी लिखित हो सकता है, ठीक है। यहाँ मूल अधिकार है, कुछ और देशों में मूल अधिकार है। जहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी और स्टेट क्या कहते हैं कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया को डिफाइन करें यहाँ पे, बेसिकली इंडिया को, तो जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी की जो असली डेफिनेशन है वो है कि जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। तो इस फैक्ट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र आधारित देश है। अगर हम बात करें संविधान लिखित है, जो बिल्कुल हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित है। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात की जाए, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो वो 11 है। टोटल हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कितने हैं, 3 है। यहाँ से क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछता है हमीरपुर बोर्ड, इसका भाग पूछा जाता है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में हमारे फंडामेंटल राइट है, तो भाग 3 में है। आर्टिकल की अगर हम बात करें 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। DPST ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DPSP भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से हमारे भाग में है, तो ये भाग 4 में है। कौन से भाग में है, भाग 4 में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है, ये भाग 4 के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य घोषित किया गया था, यानी कि जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर्ड इन विच 5 ईयर प्लान, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड जीरो जो फॉरेन एड है वो डिक्लेयर किया गया था चौथी जो हमारी 5 ईयर प्लान था उसमें। जो भी हम क्लास लेते हैं शाम को, मैंने उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा भी था एक पेपर में, ठीक है, एक जो हमारी क्लास थी उसमें, कि उसका मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता, यानी बाहर के देशों से कोई भी सहायता नहीं लेना। तो हमने जो है चारों जो हमारी फर्स्ट 4 5 ईयर प्लान रहे थे उनकी डेट हमने उस समय याद की थी। तो जो 1969 से 74 तक चला था वो था चौथी पंचवर्षीय योजना। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 74 तक रही थी। पहली की बात करें, पहली मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है 1951 टू 55। भारत की पहली योजना कब आई, तो ये आई 1951 से लेके 55 तक, ठीक है। अब तो योजना आयोग नहीं है, नई योजना आयोग की जगह कौन सा आया है, नीति आयोग। योजना आयोग को जो है ख़त्म करके कौन सा आयोग लेके आए हैं, तो ये लेके आया है नीति आयोग, ठीक है। अब योजना आयोग नहीं है। पहली कब आई थी, 1951 से 55। 69 से 74 जो है हमारी, वो कौन सी रही थी, वो रही थी हमारी जो योजना थी वो थी चौथी, ठीक है। चौथी योजना के अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हुए थे वो था कि इसी के समय हमने अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 में, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, वो पास किया था। और इसी समय, ठीक है, 1969 में ही क्या हुआ था, 14 जो बैंक है हमारे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। भारत में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है फर्स्ट टाइम हुआ था, 14 बैंकों का। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, ठीक है, या किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सन में होता तो 1969। नेक्स्ट देखिएगा, उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये किस वर्ष पास किया गया। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों गलत है, ठीक है। इसके चारों ऑप्शन गलत है। जो ये एक्ट आया था, ये आया था 1951 में। 1951 में जो है ये एक्ट आया था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, कब आया था ये आया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आप मूव करें, सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। प्लैनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो अब ग्रह है, उपग्रह है, वो है शनि के पास। किसके पास, शनि ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा ग्रह है। इसके पास 82 जो है उपग्रह हो चुके हैं। पहले देखिएगा ये जो संख्या थी ये किसके पास थी, पहले बृहस्पति के पास थी। लेकिन अब जो है जो न्यू रिसर्च हुई है, ठीक है, जो नए उपग्रह फाइंड आउट हुए हैं उसमें जो है डायरेक्टली 20 के करीब जो उपग्रह हैं वो शनि के बढ़ चुके हैं। तो शनि जो है अब नंबर 1 पे पहुंच चुका है किस मामले में, उपग्रहों के मामले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है अब किसके है, अब शनि के हैं। देखिए मैंने परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को मैंने कहा था कि वो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, ड्यू टू CO2। उसके ऊपर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी परसेंटेज जो है लगभग 96% है।
96% उस पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। उसी से हमने एक डिस्कस किया था कि जो शुक्र ग्रह है वो अपने एक्सिस पे, जो उसका अपना एक्सिस है जहाँ पे उसका अपना स्थान है, उस पर घूमने पर वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, अपने एक्सिस पर घूमने पर वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे कम समय कौन लेता है, तो सबसे कम समय लेता है अपने एक्सिस पर घूमने पर शनि। ठीक है, ये लगभग जो है 9.8 घंटे, 9.8 घंटे में ही जो है अपने एक्सिस पर घूम जाता है। कितने घंटे में? 9.8 घंटे में। अगर हम पृथ्वी की बात करें, जैसे हमारी पृथ्वी है वो 23 घंटे 56 मिनट लेती है, जिसको हम 24 घंटे कंसीडर कर लेते हैं। 23 घंटे 56 मिनट जो है कुछ एक सेकंड लेती है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे शनि जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो होती है मेलबर्न में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, इनके बारे में जो है हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश दाब परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने जहाँ तक देखा है ये 4 से 5 पेपरों में आया हुआ है एक ही फेज में। ठीक है, 2 फेज में हमारे एग्जाम जैसे चले थे जनवरी से लेकर जुलाई तक, अब अगस्त से लेकर हमारे एग्जाम चल रहे हैं दिसंबर तक। ठीक है, अभी जो हमारे हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम चले हैं वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक चल रहे हैं। तो फर्स्ट फेज के जो एग्जाम थे जनवरी से लेके, वहाँ पे 4 से 5 पेपरों में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोलड्रम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, विषुव प्रशांत मंडल। क्या बोलते हैं इसको? विषुव प्रशांत मंडल। अगर हम हिंदी में बात करें तो हो जाएगा डोलड्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा, विच इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिएगा इसके भी जो ऑप्शन है वो गलत है। हुरन, ओंटारियो, ईरी, टिटिकाका, ये चारों क्या है? फ्रेश वाटर लेक्स है। चारों क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं यहाँ पे। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी जो है हमारा सही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। कौन सा राज्य भारत की सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन काफ़ी आसान है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा जो हमारा स्टेट है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो हिमाचल प्रदेश नहीं करता। देखिएगा पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा, अगर विद इन ऑप्शन हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि इसका बॉर्डर लगता है राजस्थान का, सेकंड पे गुजरात का, थर्ड पे पंजाब का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो राजस्थान का लगेगा, सेकंड पे गुजरात का, थर्ड पे पंजाब का। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर है हमारी किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ हमारा जो बाउंड्री शेयर है वो कितना है? 4096 किलोमीटर। और जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं हम वो करते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान से हम जो है सिर्फ 106 किलोमीटर की जो है हमारी बाउंड्री लगती है। अफगानिस्तान से कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइड। ठीक है, जो आर्द्र कृषि है, ठीक है, वेट कृषि है, वो कहाँ पे जो है प्रचलित है? तो ये प्रचलित है कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? केरला में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डायमंड किसका रूप है? डायमंड इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। किसकी है? किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? ये कार्बन की है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की वजह से जो है, कार्बन ही है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अगर आप बात करें। ठीक है, डायमंड। और पूछा जाता है कि ये चमकता क्यों है? ठीक है, जो डायमंड की चमक है वो किसकी वजह से है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमारा जो डायमंड है वो चमकता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, भारी जल है। भारी जल को हम क्या बोलते हैं? हैवी वाटर को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हम जो साइन है इसका वो है D2O। इसका जो साइन है वो क्या है? इसका जो सिंबल है वो है D2O। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज़ होता है। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पे एज अ मॉडरेटर इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। D2O यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विथ। जो लेप्रोस्कोपी है वो किससे कनेक्टेड है? तो लेप्रोस्कोपी जो है गायनेकोलॉजिस्ट से जो है जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा?
डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, किस कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है? कौन सा ऐसा पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस नहीं है मून के ऊपर? तो देखिएगा इसकी जो ग्रेविटेशनल पावर है बहुत वीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कमजोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति वजह से। आपने देखा होगा जो भी मून के ऊपर जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, ठीक है, वो हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, हवा में तैरते रहते हैं, ज़मीन पर जो है उनके पाँव नहीं लगते। तो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे वो बिल्कुल कम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अर्थ कितनी है? 1/6। अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो इसकी कितनी है? ये 1/6। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में पेंशनधारियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण सेवा जो है प्रमाण पत्र सेवा प्रारंभ की है? देखिएगा जो भी पेंशनर है, जो भी पेंशन लेते हैं, रिटायर्ड है, उनको हर साल नवंबर दिसंबर में एक फॉर्म भरना पड़ता है कि हम जिंदा है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में जो है हर साल एक उनको जो है अपना जीवन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट उनको जो है सबमिट करवाना पड़ता है, जो कि ऑफलाइन होता था। तो अभी जो है इन्होंने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जो है एक शुरू किया है। कौन से बैंक ने? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये शुरू किया गया है, SBI द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SBI के जो भी चेयरपर्सन है वो है दिनेश खारा जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसका ओल्ड नेम पूछा गया था प्रीवियस पेपर में कि इसका सबसे पहला जो इसका नाम था वो क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो पहला नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको पहले जाना जाता था। ठीक है, सभी बैंकों का हेड कौन होता है हमारे? सभी बैंकों को जो रेगुलेट करता है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कब बना था? 1935 में ये बना था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, मैं डेली जो है अब कोशिश कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में 10:30 बजे आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, डेली 10:30 बजे मॉर्निंग में प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो, और रात को 8 बजे जो है आपको एक जो हमारा सेक्रेटरीट क्लर्क का जैसे एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक जो है कंटेंट अच्छे तरीके से एक वीडियो लेक्चर उसके लिए प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो ये 2 वीडियो लेक्चर 2 टाइमिंग हमारे पास रहती है। आपका जिस तरीके से सपोर्ट रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।